दोस्तों, 60 और 70 के दशक का कोलकाता, दक्षिणी कोलकाता के कालीघाट इलाके में उस बदबूदार गंगा नदी के किनारे एक बेहद साधारण लोअर मिडिल क्लास परिवार रहता था। एक छोटा सा घर जिसकी छत खपरेल की बनी थी। इसी घर में एक लड़की का जन्म हुआ जिसके पास न तो कोई बड़ा पैसा था, न कोई मजबूत राजनीतिक बैकग्राउंड, न ही कोई पॉलिटिकल गॉडफादर और न ही कोई खानदानी रसूख। उसके पिता प्रमिलेश्वर बनर्जी एक बहुत ही दरिया दिल इंसान थे। जब भी वो बाजार जाते तो 2 थैले लेकर जाते थे। एक में अपने परिवार का राशन होता था और दूसरे में आस पड़ोस के गरीब बच्चों के लिए खाना। उस लड़की का बचपन बिल्कुल आम बच्चों जैसा ही था। दोस्तों के साथ गुड़ियों की शादी करवाना, पानी पूरी खाना और हुगली में तैरने जाना। लेकिन जब वो महज 15 साल की थी तब उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल 1972 में उस लड़की के पिता का गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से अचानक मृत्यु हो गया। उनके परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि उनका किसी बड़े अस्पताल में सही से इलाज हो सके। पिता के अचानक चले जाने से 6 भाइयों और 2 बहनों वाले उस बड़े से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अचानक उस छोटी सी लड़की के कमजोर कंधों पर आ गिरी। जिंदा रहने की इस जद्दोजहद में उस लड़की ने क्या कुछ नहीं किया। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर घर का खाना बनाया, अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल के लिए तैयार किया, एक मिल्क डिपो में काम किया और परिवार का पेट पालने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया। लेकिन दोस्तों, कहते हैं न कि आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। इन मुश्किलों, इस गरीबी और इस संघर्ष ने उस लड़की को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी आग, एक ऐसी जिद और एक ऐसा बेखौफ जज्बा पैदा कर दिया जो आगे चलकर भारतीय राजनीति का इतिहास बदलने वाला था। अब जरा कहानी के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। वो थी बंगाल की बेहद ताकतवर और अपराजय वामपंथी सरकार। यह एक ऐसी कम्युनिस्ट सरकार थी जिसका बंगाल पर लगातार 34 सालों तक एक छत्र राज रहा। यह वह दौर था जब बंगाल की सड़कों पर सिर्फ लाल झंडों का राज था और सरकार आयरन फिस्ट यानी लोहे के हाथों से राज करती थी। उस दौर में अगर किसी में सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी आ जाए तो उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता था। आम इंसान इस सिस्टम के आगे खुद को बेबस महसूस करता था। तो सवाल यह उठता है कि कैसे कालीघाट की उस आम सी दिखने वाली सूती साड़ी और रबर की हवाई चप्पल पहनने वाली लड़की ने उस विशाल और खूंखार सिस्टम को ललकारा। कैसे उसने एक अजेय सत्ता की नींव हिला दी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की गहराई में चलते हैं। पिता की मृत्यु के बाद जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों का सामना करते हुए उस लड़की ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में कदम रखा। उसने जोगमाया देवी कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं छात्र परिषद, जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग थी, ज्वाइन कर ली। यह वो दौर था जब बंगाल के कॉलेजों में सिर्फ वामपंथी स्टूडेंट यूनियनें जैसे कि SUCI और DSO का खौफ और दबदबा हुआ करता था। वामपंथी छात्र नेता किसी और को टिकने नहीं देते थे, लेकिन यह लड़की अलग मिट्टी की बनी थी। उसने अकेले ही कॉलेज में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग खड़ी कर दी। दिन में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और रात के अंधेरे में वामपंथियों के खिलाफ सड़कों पर पोस्टर चिपकाती। सुबह कम्युनिस्ट कैडर उन पोस्टर्स को फाड़ देते, लेकिन अगली रात वो लड़की फिर से गोंद और नए पोस्टर लेकर सड़क पर आ जाती। देखते ही देखते वो एक फायरी यूथ कांग्रेस लीडर बन गई। उसकी भाषण देने की कला ऐसी थी कि सुब्रत मुखर्जी और प्रियरंजन दास मुंशी जैसे दिग्गज नेता भी हैरान रह गए। बड़े राष्ट्रीय नेताओं की नजर में आने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए उसने कई बार ऐसे कदम उठाए जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। एक बार तो जयप्रकाश नारायण का ध्यान खींचने के लिए वो उनके काफिले के आगे जमीन पर लेट गई। एक और बार उसने मोरारजी देसाई की गाड़ी के आगे काले झंडे दिखा दिए। इन घटनाओं ने साबित कर दिया कि वो कोई आम राजनेता नहीं, बल्कि एक जिद्दी और जुनूनी लड़की थी जिसका नाम था ममता बनर्जी।
फिर आया साल 1984 का ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी कलकत्ता की जादवपुर सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज और सबसे कद्दावर नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ कोई बलि का बकरा ढूंढ रही थी। कोई भी बड़ा नेता सोमनाथ चटर्जी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि जादवपुर कम्युनिस्टों का गढ़ था और सोमनाथ चटर्जी की जीत पत्थर की लकीर मानी जाती थी। तब कांग्रेस के सुब्रत मुखर्जी ने उस युवा लड़की का नाम सुझाया। सबको लगा कि यह लड़की बुरी तरह हारेगी, लेकिन ममता ने जादवपुर की हर गली, हर दरवाजे पर जाकर प्रचार किया। वो सोमनाथ चटर्जी को मंच से मजाक में मामा बुलाती और कहती कि मामा ने बहुत राज कर लिया, अब अपनी इस भांजी को मौका दो। और जब नतीजे आए तो पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। उस आम सी लड़की ने वामपंथी दिग्गज सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। वो देश की सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक बन गई और रातों रात एक जायंट किलर के रूप में मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ सड़कों पर लड़ना इतना आसान नहीं था। बंगाल की सड़कों पर उस वक्त रोज खून खराबा और राजनीतिक हिंसा होती थी। वामपंथी कैडर इस उभरती हुई नेता को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल यह उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। और फिर आया वो मनहूस दिन जिसने इस नेता को हमेशा के लिए एक स्ट्रीट फाइटर में बदल दिया। वो तारीख थी 16 अगस्त 1990। अगस्त की उस उमस भरी सुबह जब ममता घर से निकलने वाली थी तो उनकी मां गायत्री देवी को कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को रोकते हुए कहा, आज घर से मत जाओ, बाहर वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। कुछ दिन पहले ही राजीव गांधी ने भी उन्हें दिल्ली बुलाकर कहा था कि ममता, तुम्हारी जान को खतरा है, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन क्या ममता रुकने वाली थी? उसने अपनी मां से झूठ बोला कि वो सिर्फ ऑफिस में जाकर बैठेगी और घर से निकल गई। वो अपनी कुछ महिला समर्थकों के साथ कोलकाता के हाजरा क्रॉसिंग पर पहुंची। उन्होंने देखा कि पूरे इलाके में एक अजीब सा सन्नाटा था। वहां कोई पुलिस वाला नहीं था। पूरा इलाका जैसे सैनिटाइज कर दिया गया था, मानो किसी बड़े शिकार की तैयारी हो। तभी अचानक पीली टैक्सियों में भरकर वामपंथी कैडरों की एक बड़ी भीड़ वहां आ गई। उनमें से लालू आलम नाम का एक शख्स, जो अपनी पहचान छिपाने के लिए पुलिस का हेलमेट पहने हुए था, एक भारी लोहे की रॉड लेकर सीधा ममता की तरफ दौड़ा। कैमरे में कैद हुई उन ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में आज भी देखा जा सकता है कि कैसे उस शख्स ने ममता के सिर पर जानलेवा हमला किया। पहला बार सीधा ममता के सिर के बीचों बीच लगा। खून की धार ममता के चेहरे से बहने लगी, लेकिन वो लड़की अपने जगह से पीछे नहीं हटी। फिर दूसरा वार हुआ जिसने उनके सिर की हड्डी को बुरी तरह फ्रैक्चर कर दिया। जब तीसरा वार उनकी जान लेने के लिए होने ही वाला था, तब ममता ने अपने हाथों से अपने सिर को बचाया और वो वहीं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत पीजी अस्पताल ले जाया गया और फिर वुडलैंड अस्पताल में शिफ्ट किया गया। 1 महीने से भी ज्यादा समय तक वो अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जंग लड़ती रही। पूरा देश सन्न था। राजीव गांधी ने खुद उनके इलाज का खर्च उठाया और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेजने की पेशकश भी की, लेकिन ममता ने अपना बंगाल छोड़ने से साफ मना कर दिया। इस खौफनाक हमले का मकसद उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबाना था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अस्पताल के बिस्तर से जब वो उठी तो वो कोई आम नेता नहीं थी। उस दिन हाजरा क्रॉसिंग पर उनके साथ जो हुआ, उसने उनके अंदर के आखिरी डर को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जब उनके सिर से खून बहा तो बंगाल की जनता ने उनके साथ एक ऐसा जज्बाती रिश्ता जोड़ लिया जो आज तक नहीं टूटा है। और यह कोई आखिरी हमला नहीं था। 21 जुलाई 1993 को जब ममता के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने राइटर्स बिल्डिंग का घेराव किया तो पुलिस ने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उस दिन 13 युवा कार्यकर्ता मारे गए। 1994 में बारासात में भी उनके ऊपर गोलियां चली और वो रात भर घायलों के साथ अस्पताल में डटी रही। इन सभी घटनाओं ने उस लड़की को पूरे बंगाल की दीदी और भारत की राजनीति की सबसे निडर स्ट्रीट फाइटर बना दिया। और अब इस स्ट्रीट फाइटर का सिर्फ एक ही मकसद था, वामपंथियों के उस 34 साल पुराने साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। यहाँ तक सब कुछ एक हीरो की कहानी जैसा लग रहा था। ममता लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ बंगाल की सबसे बड़ी और इकलौती आवाज बन चुकी थी। आम जनता, किसान और युवा सब उनके पीछे पड़े थे। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसने ममता को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और यह धोखा दुश्मनों ने नहीं बल्कि अपनों ने दिया था। ममता की अपनी ही पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। ममता को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली में बैठा है वो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ बहुत सॉफ्ट है।
बंगाल के जो बड़े कांग्रेस नेता थे वो वामपंथियों के साथ अंदर ही अंदर मैच फिक्सिंग कर रहे थे। ममता अक्सर अपनी ही पार्टी के नेताओं को तरबूज कहकर बुलाती थी, यानी बाहर से हरे लेकिन अंदर से लाल। उनका मानना था कि राज्य के कांग्रेस नेता सिर्फ अपनी कुर्सी और कुछ सीटें बचाने के लिए सीपीएम के साथ समझौता कर चुके हैं और उन्हें बंगाल की जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है। ममता का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थे राजीव गांधी। राजीव हमेशा ममता को एक बेटी की तरह मानते थे और पार्टी के अंदरूनी विरोध के बावजूद उन्होंने ममता को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन 1991 में राजीव गांधी के दर्दनाक हत्या ने ममता को राजनीतिक रूप से पूरी तरह अनाथ कर दिया। राजीव गांधी के जाने के बाद दिल्ली में पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी का दौर आया। इन नेताओं को ममता के स्ट्रीट फाइटर वाले रवैये से परेशानी होने लगी। बंगाल में सोमेन मित्रा और प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज नेताओं ने ममता को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। 1992 के संगठनात्मक चुनाव में ममता के साथ खुलेआम धोखा हुआ और उन्हें बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया गया। ममता ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सीपीएम के साथ मिलकर साजिश रची गई है। हर रोज का यह अपमान और पार्टी के अंदर की घिनौनी राजनीति ममता को अंदर ही अंदर खा रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि जिस पार्टी में वो अपने खून पसीने से सींच कर बड़ी हुई हैं, वो पार्टी कभी भी वामपंथियों को हराना ही नहीं चाहती। साल 1997 दिल्ली का कांग्रेस हाईकमान कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में अपना 80वां पूर्ण अधिवेशन कर रहा था। पूरा स्टेडियम वातानुकूलित था और दिल्ली के सूट बूट वाले नेता वहां बैठकर राजनीति पर चर्चा कर रहे थे। उसी दिन उसी समय ममता बनर्जी ने स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर खुले आसमान के नीचे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी एक समानांतर रैली बुला ली। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैरान रह गए। ममता की उस रैली में 3 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ममता ने उस खुले मंच से गरजते हुए कहा, आज इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, तो अब कांग्रेस में बचा ही क्या है। उन्होंने साफ कर दिया कि जो नेता बंद कमरों में सीपीएम के साथ सौदेबाजी करते हैं वे कभी बंगाल की जनता का भला नहीं कर सकते। ममता ने अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं को खुलेआम चुनौती दे दी। कांग्रेस हाईकमान बौखला गया। उन्होंने ममता को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ममता ने कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर सीपीएम के साथ समझौता करने वाली पार्टी में नहीं रहेंगी। आखिरकार 22 दिसंबर 1997 को कांग्रेस पार्टी ने अपनी सबसे लोकप्रिय और जमीनी नेता को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जिस दिन उन्हें निकाला गया, ममता अपनी मां के पास गई और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी मां ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जिस पार्टी ने तुम्हें सिर्फ खून और चोटें दी हैं उसके लिए रोना बंद करो, अब एक नई शुरुआत करो। और उसी नई शुरुआत का नाम था तृणमूल कांग्रेस। 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी ने अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया। एक नया झंडा जिस पर जोड़ा घास फूल बना था। अब ममता बिल्कुल अकेली थी। उनके पास न तो कोई बड़ा फंड था, न दिल्ली का सपोर्ट, और सामने था वामपंथियों का वह खूंखार 34 साल पुराना अजय साम्राज्य जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया था। दोस्तों, नई पार्टी तो बन गई थी, लेकिन उसका शुरुआती सफर कांटों से भरा हुआ था। संबित पाल अपनी किताब द बंगाल कॉन्ड्रम में बताते हैं, नई नवेली टीएमसी को बंगाल की जमीन पर अपने पैर जमाने में कितनी भयानक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। शुरुआती कुछ चुनाव ठीक ठाक रहे, लेकिन साल 2004 के लोकसभा चुनाव ममता बनर्जी की जिंदगी का सबसे बड़ा बुरा सपना साबित हुआ। उस चुनाव में वामपंथी दल इतनी बड़ी आंधी बनकर आए कि पूरी तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढह गई। पूरे बंगाल से ममता बनर्जी अपनी पार्टी की इकलौती एमपी चुनी गई। राजनीतिक पंडितों ने, अखबारों के संपादकों ने और दिल्ली के सत्ता के गलियारों ने यह मान लिया था कि ममता बनर्जी का राजनीतिक कैरियर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। यह एक ऐसा दौर था जब ममता अपने राजनीतिक जीवन के सबसे निचले और सबसे अकेले मुकाम पर खड़ी थी। लेकिन फिर आया साल 2006। यह वो साल था जब वामपंथी सरकार के अहंकार ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। 2006 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट फ्रंट ने 235 सीटें जीती थी। लगातार जीत के इस भारी नशे में चूर तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बंगाल में औद्योगिकरण की एक बहुत ही आक्रामक और तेज नीति अपनाई। उनका नारा था, कृषि हमारी भित्ति, शिल्प हमारा भविष्य, यानी एग्रीकल्चर हमारा बेस है और इंडस्ट्री हमारा भविष्य। उद्योग लाना गलत नहीं था, लेकिन तरीका पूरी तरह गलत था। कारखाने लगाने के लिए किसानों की सबसे उपजाऊ और कई फसलें देने वाली जमीनें जबरन छीनी जाने लगी। इसी जमीन
अधिग्रहण की आग ने बंगाल में दो ऐसे नाम पैदा किए जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए, सिंगूर और नंदीग्राम। सिंगूर में टाटा की नैनो कार फैक्ट्री के लिए और नंदीग्राम में केमिकल हब के लिए जब किसानों से जबरन उनकी जमीनें ली जा रही थी तो वहां का किसान भड़क उठा। वो किसान जो दशकों से कम्युनिस्टों का सबसे बड़ा वफादार वोटर था, अचानक अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आया। और दोस्तों, यहीं से ममता बनर्जी को वो संजीवनी बूटी मिल गई जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। राख में दबी हुई वो स्ट्रीट फाइटर फिर से एक भयंकर आग बनकर उठी। सिंगूर और नंदीग्राम के किसानों का दर्द देखकर ममता बनर्जी तुरंत ग्राउंड जीरो पर पहुंची। उन्होंने उस पूरे आंदोलन को एक ऐसा जज्बाती और धारदार हथियार बना दिया जिसके सामने वामपंथियों की 34 साल पुरानी मशीनरी भी कांपने लगी। ममता ने एक नया नारा दिया, माँ, माटी, मानुस। यह सिर्फ 3 शब्दों का नारा नहीं था, यह बंगाल की आत्मा की आवाज बन गया। माँ यानी महिलाएं, माटी यानी किसानों की जमीन और मानुस यानी आम इंसान। यह नारा हर गरीब, हर किसान और हर उस बंगाली के दिल में सीधे उतर गया जो कम्युनिस्टों के राज से परेशान हो चुका था। सिंगूर में किसानों की जमीन बचाने के लिए ममता बनर्जी 26 दिनों तक एक भयानक भूख हड़ताल पर बैठ गई, जिसके कारण उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। लेकिन वामपंथी सरकार का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था और फिर आया 14 मार्च 2007 का वो मनहूस दिन। नंदीग्राम में अपनी जमीन बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे निहत्थे किसानों पर पुलिस और वामपंथी कैडरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उस खौफनाक गोलीबारी में 14 मासूम किसान मारे गए। इस घटना ने पूरे बंगाल की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी खुद को हमेशा किसानों और मजदूरों का मसीहा बताती थी, आज उसी के हाथों किसानों का खून बह रहा था। बंगाल का वो भद्रलोक समाज बड़े बड़े बुद्धिजीवी महाश्वेता देवी और अपर्णा सेन जैसे लेखक और कलाकार जो पहले ममता बनर्जी को सिर्फ एक हंगामा करने वाली नेता मानते थे, अब सब ममता के पीछे आकर खड़े हो गए। ममता बनर्जी अब पूरे बंगाल की निर्विवाद दीदी बन चुकी थी। इस आग का नतीजा निकला साल 2011 के ऐतिहासिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में। राजनीति में हमेशा कहा जाता था कि बंगाल में लेफ्ट फ्रंट को हराना नामुमकिन है। उनके पास एक ऐसा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम था जिसे तोड़ना किसी भी विपक्षी पार्टी के बस की बात नहीं थी। लेकिन 2011 में जब ईवीएम खुली तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। ममता ने एक नया नारा दिया था, परिवर्तन यानी बदलाव। ममता बनर्जी की इस बदलाव की सुनामी में 34 साल पुराना, दुनिया का सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया कम्युनिस्ट साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जो वामपंथी नेता कभी हारते नहीं थे, वे अपनी ही सीटों पर बुरी तरह हार गए। 294 सीटों वाली विधानसभा में टीएमसी गठबंधन ने 227 सीटें जीतकर एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे आज भी राजनीतिक पंडित एक चमत्कार मानते हैं। ममता बनर्जी ने असंभव को संभव कर दिखाया था और वो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन दोस्तों, सड़क पर बैठकर आंदोलन करना और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर 9 से 10 करोड़ की आबादी वाले राज्य को चलाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। संबित पाल की किताब द बंगाल कॉन्ड्रम बहुत बारीकी से दिखाती है कैसे ममता बनर्जी का टोन अब एक आंदोलनकारी से बदलकर एक प्रशासक का हो गया था। सत्ता में आते ही ममता को यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर उन्हें लंबे समय तक राज करना है तो उन्हें बंगाल के ग्रामीण वोट बैंक और महिलाओं को अपने साथ मजबूती से जोड़कर रखना होगा। इसीलिए उन्होंने डोल पॉलिटिक्स या विशाल कल्याणकारी योजनाओं की एक झड़ी लगा दी। सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई उनकी योजना कन्याश्री। इस योजना के तहत स्कूल जाने वाली लड़कियों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद दी गई ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना छूटे और उनकी कम उम्र में शादी ना हो। इस एक योजना ने बंगाल के लाखों परिवारों की किस्मत बदल दी। स्कूल ड्रॉप आउट रेट एकदम से गिर गया और इसके लिए ममता बनर्जी को यूनाइटेड नेशन के सबसे बड़े पब्लिक सर्विस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूली बच्चों को मुफ्त साइकिल देने की सुबुज साथी योजना, रूपश्री योजना और गरीबों को 2 रुपए किलो चावल देने जैसी योजनाओं ने उन्हें ग्रामीण बंगाल और महिलाओं के बीच भगवान जैसा दर्जा दिला दिया। गाँव की औरतें ममता को अपना परिवार का हिस्सा मानने लगी। महिलाओं का यह तबका ममता का एक ऐसा साइलेंट वोटर बन गया जिसे कोई भी विपक्षी पार्टी आसानी से तोड़ नहीं सकती थी। पर कहते हैं जहां रोशनी होती है वहां कुछ गहरे साए भी होते हैं। सत्ता में आने के बाद बड़े उद्योगों की कमी के कारण बंगाल में एक नया माफिया राज पनपने लगा जिसे नाम दिया गया सिंडिकेट राज। अब ये सिंडिकेट राज क्या था?
राज्य में कहीं भी कोई नया कंस्ट्रक्शन हो, कोई नई बिल्डिंग या मकान बन रहा हो या कोई नया व्यापार शुरू हो, वहां लोकल टीएमसी नेताओं का एक सिंडिकेट यानी गुट पहुंच जाता था। बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट, रेत और सीमेंट किससे खरीदना है, उसी सिंडिकेट से, भले ही मटेरियल की क्वालिटी कितनी भी खराब क्यों न हो। मजदूर कहां से आएंगे, उसी सिंडिकेट से, और हर काम में पार्टी के गुंडों का कट मनी फिक्स होने लगा। यह भ्रष्टाचार की एक ऐसी दीमक थी जो आम आदमी को परेशान कर रही थी और सरकार की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। इसके साथ ही पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आए। शारदा चिट फंड घोटाला ने बंगाल के लाखों गरीब लोगों के जीवन भर की गाढ़ी कमाई लूट ली। इसके बाद नारदा स्टिंग ऑपरेशन ने तो पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। टीएमसी के बड़े बड़े सांसद, मंत्री और ममता के सबसे करीबी नेता कैमरे पर खुलेआम नोटों की गड्डियां लेते हुए पकड़े गए। कई बड़े नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक हिंसा। ममता ने वामपंथियों को सत्ता से हटाकर बदला नहीं, बदलाव चाहिए का नारा दिया था, लेकिन जमीन पर बदलाव कम और सत्ता का ट्रांसफर ज्यादा हुआ। जो गुंडे और कैडर पहले लाल झंडा पकड़कर सीपीआई के लिए लोगों को डराते थे, सत्ता बदलते ही उन्होंने रातों रात हरा झंडा पकड़ लिया और टीएमसी में शामिल हो गए। हत्याएं, बूथ कैप्चरिंग और विपक्ष के नेताओं को डराने धमकाने का सिलसिला वामपंथ के दौर की तरह ही जारी रहा। पंचायत चुनाव में सरेआम हुई हिंसा और विपक्ष को पर्चा तक ना भरने देने की घटनाओं ने राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक ट्विस्ट। जब वामपंथी दल और कांग्रेस बंगाल की जमीन पर लगातार कमजोर होते जा रहे थे, तो राजनीति के उस खालीपन को भरने के लिए एक नई ताकत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी। बंगाल, जो हमेशा से वामपंथी और सेक्युलर सोच के लिए जाना जाता था, वहां अचानक राष्ट्रवाद और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों ने चुपचाप ग्राउंड लेवल पर आदिवासी इलाकों, दलितों और उन हिंदुओं के बीच काम करना शुरू किया जो ममता बनर्जी की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति से खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। द बंगाल कैंड्रोम बहुत स्पष्टता से बताती है कि इमामों को भत्ता देने जैसे फैसलों से बहुसंख्यक हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग में यह भावना पैदा हो गई कि ममता सरकार उनके खिलाफ है। दिलीप घोष जैसे आक्रामक नेताओं के नेतृत्व में बंगाल की सड़कों पर पहली बार हथियारों के साथ रामनवमी की विशाल रैलियां निकाले जाने लगी। इसी भावना को बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक ढाल बना लिया और इस आग में घी डालने का काम किया ममता के सबसे करीबी और टीएमसी के चाणक्य कहे जाने वाले मुकुल रॉय, जो बीजेपी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी, जो कभी वामपंथियों की विशाल मशीनरी से लड़कर सत्ता में आई थी, अब खुद एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी, नरेंद्र मोदी की विशाल लोकप्रियता, अमित शाह की अचूक चुनावी मशीनरी और अब की बार 200 पार का गूंजता हुआ नारा। टीएमसी के कई बड़े नेता, जिनमें ममता के सबसे करीबी शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे, उनका साथ छोड़कर भगवा खेमे में जा चुके थे। टीवी चैनलों के पंडित चीख चीख कर कह रहे थे कि ममता बनर्जी का पतन अब निश्चित है। और दूसरी तरफ 66 साल की एक अकेली महिला। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट था। चुनाव प्रचार के शुरुआत में ही नंदीग्राम में भारी भीड़ के बीच ममता बनर्जी बुरी तरह घायल हो गई। उनके पैर में गहरा फ्रैक्चर आ गया। सबको लगा कि चुनाव से पहले ही टीएमसी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक मैदान से बाहर हो गई हैं। लेकिन जो लोग ममता को जानते थे, उन्हें पता था कि घायल होने के बाद यह स्ट्रीट फाइटर और भी खतरनाक हो जाती है। ममता ने अस्पताल से छुट्टी ली और प्लास्टर बंधे पैर के साथ एक व्हील चेयर पर बैठकर चुनाव मैदान में उतर गई। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल अपनी किताब ममता बियॉन्ड 2021 में इस राजनीतिक ड्रामे की बहुत गहराई से परतें खोलते हैं। घोषाल बताते हैं कि ममता बनर्जी ने इस चुनाव को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक युद्ध में बदल दिया। जब बीजेपी जय श्री राम के नारों और हिंदुत्व के एजेंडे से ध्रुवीकरण कर रही थी, तब ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर एक मास्टर स्ट्रोक चला। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं को बोहिरा गोतो यानी बाहरी करार दे दिया। ममता ने बंगाली अस्मिता को जगाते हुए एक नारा दिया, बांग्ला निजेर में कई चाय, यानी बंगाल अपनी ही बेटी को चाहता है, किसी बाहरी को नहीं। और इसी बीच एक ऐसा स्लोगन गूंजा जिसने पूरे चुनाव को एक उत्सव में बदल दिया, खेला होबे। यह दिल्ली की सत्ता को ममता की खुली चुनौती थी। बंगाल के हर गली मोहल्ले, हर चौक चौराहे पर खेला होबे बजने लगा। इस एक स्लोगन ने टीएमसी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का एक ऐसा ज्वालामुखी भर दिया जिसने बीजेपी की मशीनरी को बैकफुट पर ला
दिया। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा महासंग्राम था नंदीग्राम। जब शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी तो ममता अपनी सुरक्षित सीट छोड़कर सीधा शेर की मांद में घुस गई। जयंत घोषाल अपनी किताब में कहते हैं, यह ममता का एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था। 2 मई 2021 को जब नतीजे आए तो नंदीग्राम सीट पर किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा माहौल था। भारी विवादों और रिकाउंटिंग के बीच चुनाव आयोग ने घोषणा की कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट महज 1956 वोटों के अंतर से हार गई हैं। विपक्ष ने जश्न मनाया कि मुख्यमंत्री अपनी ही सीट हार गईं। लेकिन दोस्तों, ममता सिर्फ एक सीट हारी थी, पूरा का पूरा युद्ध वो जीत चुकी थी। जब पूरे बंगाल के नतीजे सामने आए तो बीजेपी के 200 पार के गुरूर को चकनाचूर करते हुए टीएमसी ने 213 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी। मोदी शाह की पूरी ताकत लगाने के बावजूद बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट कर रह गई। व्हील चेयर पर बैठी उस घायल शेरनी ने साबित कर दिया था कि बंगाल में उसे हराना लोहे के चने चबाने जैसा है। 2021 की जीत के बाद आलोचकों को लगा कि अब सत्ता विरोधी लहर ममता को नीचे गिरा देगी। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन जब बंगाल में सीटों के बंटवारे की बात आई तो कांग्रेस और लेफ्ट के रवैये को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक बेहद साहसिक और जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के एकला चलो रे के सिद्धांत को अपनाया और ऐलान कर दिया कि वो बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। यह कोई आसान दांव नहीं था। 2024 आते आते टीएमसी कई गंभीर संकटों से घिरी थी। पार्टी के कई बड़े नेता शिक्षक भर्ती और राशन घोटाले में जेल जा चुके थे। ईडी और सीबीआई के छापे लगातार चल रहे थे और इसी बीच संदेश खाली का एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया जिसे बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भुनाया और टीएमसी सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा किए। मुख्यधारा का मीडिया मान चुका था कि घोटाला और संदेश खाली के बाद ममता की जमीन खिसक चुकी है। लेकिन जब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो दिल्ली की सत्ता फिर सन्न रह गई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 42 में से 29 सीटों पर ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज की। वही 2019 में 18 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में मात्र 12 सीटों पर बुरी तरह सिमट गई। लेफ्ट का सुपड़ा साफ हो गया। इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी और अकेले चुनाव लड़ने के बावजूद ममता ने यह बाजी कैसे पलटी? इस प्रचंड जीत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था ममता बनर्जी की गेम चेंजिंग स्कीम लखीर भंडार। 2021 में सत्ता में लौटने के बाद ममता ने महिलाओं के लिए एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना शुरू की, जिसके तहत हर महिला के बैंक खाते में हर महीने सीधे पैसे 1000 से 1200 रुपए भेजे जाने लगे। इस लखीर भंडार योजना ने बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महिलाओं के जीवन में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने सारी नकारात्मक राजनीति को ढो डाला। बीजेपी ने रैलियों में चाहे जो भी मुद्दे उठाए हों, लेकिन जब बंगाल की औरतें वोट डालने गई तो उन्होंने घोटालों को नहीं देखा बल्कि उस दीदी को देखा जिसने उनके हाथ में आर्थिक आजादी दी थी। बंगाल की महिलाओं ने एक अभेद ढाल बनकर ममता बनर्जी को हर राजनीतिक वार से बचा लिया। इसी साइलेंट वोटर के आगे पूरी चुनावी मशीनरी फेल हो गई। दोस्तों, अगर हम ममता बनर्जी के इस पूरे सफर को पलटकर देखें तो यह किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं लगता। 1990 में सड़क पर लाठियां खाने वाली वो आम सी लड़की जिसे उसकी अपनी ही पार्टी कांग्रेस ने अकेला छोड़ दिया था, उसने अपनी खुद की पार्टी बनाई। 34 साल पुराने अजय वामपंथी किले को उखाड़कर फेंक दिया और जब देश में हर तरफ सिर्फ एक ही पार्टी का जादू चल रहा था, तब उस महिला ने व्हील चेयर पर बैठकर और फिर एकला चलो रे की रणनीति से उस भगवा रथ को भी बंगाल की सीमा पर लगातार 2 बार रोक दिया। अब 2026 में बंगाल का चुनाव होने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार खेला होगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय बांग्ला।